हेलो फ्रेंड्स, 50-50 स्पेशल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 108 नंबर सेट है और 108 नंबर सेट में ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो आपका है वो बिहार बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए, पीटी एग्जाम के लिए, बिहार बीएसएससी सचिवालय सहायक मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोड 7वें चरण शिक्षक भर्ती जीके और जीएस के लिए, बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए, रेलवे, एमटीएस, एसएससी, बैंकिंग, ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपको हर एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आप अवेलेबल जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है प्रत्येक वीडियो का, प्रत्येक सेट का पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देते हैं। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ वहां मिल जाएगा और आपको रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दो कि ये क्वेश्चन का रिवीजन आसान करने के लिए हम आपके बगल में ही, क्वेश्चन और ऑप्शन के ठीक बगल में ही इसका आंसर को लिख देते हैं, ताकि आपको आसान करने के लिए, रिवीजन होने के लिए काफी आराम महसूस हो और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन होता है, जो आगामी एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम, चाहे तो कुछ भी कंपटीशन एग्जाम हो, वो सभी एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर रेगुलर आप इसको देखते होंगे तो कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा अगर ऐसा लगता है देखने के पश्चात कि यह वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, 109 नंबर सेट है और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन का सीरीज है और प्रत्येक सीरीज में, प्रत्येक क्वेश्चन में जितना अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है आपके लिए, कभी कभी चारों ऑप्शन का आंसर हम वहां दे देते हैं ताकि आपको ऑप्शन में ये खोजने में आसानी हो सके एग्जामिनेशन हॉल में कि कौन सा सही हो सकता है। कभी कभी ऑप्शन से भी छटने वाला क्वेश्चन होता है तो आप ऐसे भी इसको छाट देते हैं, इसलिए हम टोटल आपको मेमोराइज, रिवीजन करवाने का प्रयास करते हैं और वो सारा रिवीजन जो है एनसीईआरटी बेस्ड करवाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 109 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है? कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये। तो देखेंगे, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम का एक ट्रिक देख लेते हैं, जो सभी धातु इसमें आ जाएगा और इसी में से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो ट्रिक याद रखेंगे, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम में काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और उसके बाद जब काशीराम को ऐसा कहा जाता है तो उसका माली कहता है कौन है जी आगे आओ, यानी ऐसा कहने वाला कौन है जी आगे आओ। तो आप ध्यान रखेंगे ट्रिक को, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है और उसके बाद माली कहता है कौन है जी आगे आओ। क्लियर? तो काशीनाथ का माली से याद रखेंगे, काशी से याद रखेंगे के यानी पोटेशियम। अब हम संकेत, केवल यहां पे संकेत दे दिए हैं, आप संकेत से समझिएगा कि कौन सा धातु है। क्लियर? तो के से पोटेशियम, काशी हो गया, नाथ से Na यानी सोडियम हो गया, का काशीनाथ का, तो का से हो गया Ca यानी कैल्शियम, माली से हो गया Mg यानी मैग्नीशियम, Al आलू हो गया, जरा से हो गया Zn यानी जिंक, जस्ता, फीका से हो गया Fe यानी फेरस यानी लोहा, पकाता से हो गया Pb यानी कि लेड, सीसा, है से हो गया हाइड्रोजन, कौन से हो गया Cu, कौन लिखेंगे हिंदी में तो Cu, कौन से हो गया Cu यानी तांबा, कॉपर जिसे कहा जाता है, हैजी, कौन हैजी, तो हैजी एक ही साथ में है जी, तो हैजी का मतलब है से H और जी से G, तो Hg मतलब पारा और उसके बाद है आगे Ag और आओ से Au है। तो इतना धातु जो है वो क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में ट्रिक के रूप में काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। क्लियर? संकेत के रूप में हमने आपको धातुओं को लिख दिया है, आप इसको डिटेल समझने का कोशिश कीजिएगा, पूरा रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होगा। अब ध्यान दे लेते हैं, तो आप ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ 4 ही ऑप्शन आपको देगा और चारों में ये इतना ही धातु में से कौन 4 वो छाट के दे देगा। आप पूछेगा इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। क्लियर? अब जब क्रियाशीलता का ट्रिक आपको याद है, क्रम से सब याद है, तो आप निश्चित तौर पर इसको छाट लेंगे। ऑप्शन में है सोडियम, कैल्शियम, आयरन और
पोटेशियम। तो कौन हो जाएगा आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी के का मतलब पोटेशियम। तो पोटेशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद होता है सोडियम। क्लियर। अब जरा सोडियम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, अतः इसे क्रियाशील में रखा जाता है। इसका निष्कर्षण, अब सोडियम इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया सोडियम के बारे में। तो सोडियम का निष्कर्षण कास्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से तथा डाउन विधि के द्वारा पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। काफी क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए सोडियम के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिख दिया है। सोडियम मुलायम धातु होता है, अतः इसे चाकू से काटा जा सकता है और इसका अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है और सोडियम विद्युत का सुचालक भी होता है। क्लियर। सोडियम पानी की तुलना में घनत्व इसका कम होता है, जिसके कारण से सोडियम जो है वो पानी पर तैरता है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम में ट्रिक भी आप याद रखेंगे। काशीनाथ कमाली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य अर्धशतक, अब थोड़ा सा अगर डिटेल करने में देरी भी हो जाता है, लॉन्ग भी वीडियो हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसको पूरा रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आगे एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आपको जितना हम अभी से प्रैक्टिस में दे रहे हैं वो आने की एक निश्चित तौर पर संभावना बनेगी। तो आप इसको पूरा रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा, पूरा आप इस वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा और खुद से भी इसका पीडीएफ लेके रिवीजन कीजिएगा। भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s, हर एक क्वेश्चन को हम सीरियल वाइज से एनसीईआरटी बेस्ड बनाने का कोशिश किया है हमने और हर एक क्वेश्चन को इस लेवल में बना के रखा है आपके लिए कि आगामी एग्जाम में चाहे तो वह दरोगा का हो, चाहे तो बिहार पुलिस मध्य निषेध का हो, चाहे तो आपका बीएसएससी मेंस का एग्जाम हो, चाहे तो आपका बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो, सभी में टैली या क्वेश्चन निश्चित तौर पर करेगा। भारत में मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य इसमें से क्या था। तो अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन को जरा समझिएगा, क्वेश्चन की गहराई को, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। अब क्वेश्चन में यहां आएगा मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s। आप कहेंगे मिड 50s क्या है, फिर आगे भी पढ़िएगा, इसमें अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल। अब जाहिर सी बात है महालनोबिस प्लान मॉडल आ गया है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, यानी बात कर रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। क्लियर। अब यहीं से तुरंत आंकड़ा नहीं निकालने लगेगा कि मध्य अर्धशतक यानी मिड 50s क्या है, अब जन्मे नहीं करते हैं, छोड़ दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे भी है, महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य, अब पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो कि पूंजी सघन थे, यानी भारी उद्योग को बढ़ावा देने की बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। क्लियर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से 1961 ईस्वी में लागू किया गया था। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, यानी तैयार किया गया था। इस योजना में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण का मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। इस योजना में विकास दर 4.5% निर्धारित की गई थी, परंतु उतना प्राप्त नहीं हो पाया। 4.1% ही विकास दर को हासिल किया जा सका। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य लक्ष्य कृषि विकास था और यह योजना हेरोल्ड डोगल मॉडल पर आधारित था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राकृतिक क्षेत्र पर यानी कृषि प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के विकास पर लक्षित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय सेकेंडरी पर, अब ऐसे भी ध्यान रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राथमिक क्षेत्र वाला अर्थव्यवस्था कृषि पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो आप ध्यान रखेंगे भारी उद्योग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर आधारित था और तृतीय पंचवर्षीय योजना पर ध्यान रखेंगे उसी तरीका से सेवा क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश, सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्वेश्चन में साइलेंट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रणाली। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर विकेंद्रीकरण प्रणाली को बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता ने 1957 ईस्वी में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज्य व्यवस्था को लाया था, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था था। क्लियर। इसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था।
त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर 1993 ईस्वी में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। ध्यान रखेंगे, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1886 ईस्वी में 1986 ईस्वी में किया गया था। वहां पे मिस प्रिंट है, 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इसी के तहत 1993 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 73वां संवैधानिक संशोधन करके। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अशोक मेहता समिति जो था वो पंचायती राज्य व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायत सत्ता का विकेंद्रीकरण अशोक मेहता समिति के द्वारा भी लाया गया था, लेकिन यह द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो लौह अयस्क से संपन्न दो बड़े राज्य जो है वो है उड़ीसा एवं कर्नाटक। ये दोनों राज्य जो है वो लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। इसमें से लौह अयस्क में ओडिशा का प्रथम स्थान है, इसके बाद क्रमशः कर्नाटक का स्थान दूसरा आता है, तीसरे स्थान पर गोवा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड का स्थान आता है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मैग्नेटाइट जो किस्म का लोहा होता है वो ज्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब जरा देखेंगे क्वेश्चन को। नेहरू रिपोर्ट ... की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था ... दो जगह पूर्ति करना है रिक्त स्थान को। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो क्वेश्चन को पढ़ने पर ध्यान जाता है कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी था जिसके द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय क्या था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था को लाना, यानी भारत में संविधान को लागू करना या संविधान को बनाना नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था, इसका विषय था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड जो कि 21 नवंबर 1927 ईस्वी को चुनौती दिया भारतीय को। अब भारतीय ऐसा संविधान बना, कहा उन्होंने कि भारत के लोग ऐसे संविधान बनाए जो सभी दलों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में, अब यह नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देने की सिफारिश की गई तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग की गई थी। तो दो पॉइंट याद रखेंगे। बर्किनहेड 21 नवंबर 1927 ईस्वी को चैलेंज दिया भारतीयों को, भारतीय ने इसे स्वीकार किया और 19 मई 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी। इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। बाद में 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लाए, चाहे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, चाहे तो विविध हो, चाहे तो आपका साइंस, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो। फ्रेंड्स, इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में हमने आपको जीके और जीएस का हर एक पोर्शन को इंक्लूड करने का कोशिश किया है और हर एक पोर्शन से, हर एक सब्जेक्ट से जीके जीएस में क्वेश्चन को डालने का एक रेशियो रखा है, निश्चित रेशियो रखा है, जिससे हर एक सब्जेक्ट आपका कवर हो सके, आपका रिवीजन हो सके और आगामी एग्जाम में सफलता आपको मिल सके। तो केवल आपको काम करना है, रिवीजन करना है और ये रिवीजन जो है आपको पीडीएफ के रूप में भी करना है। ये रिवीजन आपको यूट्यूब पर भी कर लेना है, कम से कम एक बार पूरा वीडियो को देख लेना है। और अगर ऐसा लगे कि यह वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है क्वेश्चन, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अब यह किसकी जयंती क्या? अब यह किसकी याद में? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन्हीं के जयंती में की याद में, इन्हीं के सम्मान में यह सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत संसद सदस्य या सांसद वर्ष 2019 तक 3 गांव
और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों के सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। कहने का मतलब है कि संसद को 2019 तक 3 गांव गोद लेना है और 2024 तक 8 गांव को गोद लेना है, और जो गांव को गोद लिया गया है वो उनका अपना ही चयन, कौन सा गांव का चयन करेंगे वो उनका अपना क्षेत्रीय गांव भी हो सकता है, चयन करेंगे, उसके लिए वो खुद स्वतंत्र होंगे, और जो गोद लिया गया गांव को उसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचा का विकास सांसद करेंगे। क्लियर। अब पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और 2 अन्य को वर्ष 2019 तक विकसित किया जाना था। वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें क्या होती है? कॉस्मिक किरण का हिंदी होता है ब्रह्मांड किरण। जरा यहां पे लिख लीजिएगा, ब्रह्मांड किरण। ब्रह्मांड किरण मतलब ब्रह्मांड से आने वाली किरणें जो होती है उसे ही कॉस्मिक किरण या ब्रह्मांड किरण कहा जाता है। तो कॉस्मिक किरण जो है वो एक आवेशित कण होता है, इस पर धन आवेश पाया जाता है। डिटेल से समझिएगा। तो यह उच्च ऊर्जा वाले धन आवेशित प्रोटॉन के कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होता है। इनकी गति लगभग प्रकाश की गति के समान अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और पृथ्वी के चारों तरफ यह पाई जाती है। अधिकांश कॉस्मिक किरणें आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्वों से लेकर सबसे भारी तत्व तक परमाणुओं की नाभिक में होती है। कॉस्मिक किरणों में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, गामा किरण, फोटॉन और अन्य उप परमाणु कण भी शामिल हो सकते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पड़ने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण यानी हाई एनर्जी रेडिएशन बादलों के आवरण यानी क्लाउड कवर में वृद्धि करके अम्ब्रेला इफेक्ट जैसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। क्लियर। ये काम कॉस्मिक किरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, जरा इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इस उपबंध के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता, विधि के यानी कानून के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जन्मस्थान कोई भी हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का के साथ विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया जाएगा उसको, यानी कानून के समक्ष जो है समानता का अधिकार उसे दिया गया है और कानून के समान संरक्षण की भी उसे अधिकार दिया गया है। मतलब कानून को समान रूप से संरक्षण प्रोवाइड करेगा और कानून के समक्ष उसे समानता दिया गया है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे तो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जन्मस्थान कोई हो, इस आधार पर अनुच्छेद 14 के अनुसार इसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव इससे नहीं किया जाएगा। क्लियर। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि इसके अनुसार राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है इसके तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास जो है वो वर्जित माना गया है। क्लियर। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी नस्ल का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जन्मस्थान कोई और जगह क्यों ना हो, इसके साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ स्थापना वर्ष और दूसरा तरफ दिया हुआ निकाय या संस्था, यानी किस संस्था का स्थापना किस वर्ष किया गया था, मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में अब एक तरफ दिया हुआ भारतीय निर्यात आयात बैंक, मतलब अंग्रेजी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इसको एक्सिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 ईस्वी के तहत 1982 ईस्वी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक या एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक किससे मिल जाएगा? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 ईस्वी के तहत 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। क्लियर। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मतलब IBDI, सॉरी IDBI, 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 IDBI।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। तो 2 मिल जाएगा 2 से, 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका वर्तमान समय में मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, मतलब इसका पूरा रूप होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। क्लियर? यह भारत के निजी क्षेत्र का वह सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 ईस्वी में किया गया था तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ICICI बैंक जो हो जाएगा वो 1955 ईस्वी से मैच करेगा। 1987 ईस्वी एक तरफ दिया हुआ है और शेष बच गया औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? तो आपका सही आंसर जो मिलता है वो 3 मिलता है, उसके बाद 2 मिलता है, उसके बाद 1 मिलता है, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। जरा डिटेल की ओर ध्यान दीजिएगा। तो यरलुंग सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल कहां स्थित है? तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से दक्षिण पूर्व में स्थित तमलुंग सो झील से उत्पन्न होने वाला एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। हालांकि इसका उद्गम स्थल पर इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से नहीं जाना जाता है, यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण तिब्बत घाटी और यरलुंग सांगपो महान घाटी बनाती हुई दक्षिण की ओर रुख करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे दिहांग या शियांग नदी के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्रा नदी पहुंचती है तो इसे सियांग नदी या दिहांग नदी कहा जाता है। यही नदी आगे चलकर चौड़ी हो जाती है और भारत की प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कहने का मतलब ये और दक्षिण में चलती है, अरुणाचल प्रदेश के निचली घाटी में आती है, तब इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसके द्वारा बनाई गई यरलुंग सांगपो महान घाटी विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी तंग घाटी कहलाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश जब कर जाती है भारत से होते हुए, तब इसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है, जिसमें मात्र लगभग 1350 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में यह नदी प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी एवं सबसे चौड़ी नदी यही ब्रह्मपुत्रा नदी है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी गंगा नदी। हमने कहा भारत की उपमहाद्वीपीय सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वर्तमान समय में लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो 40 सदस्य चुने जाते हैं। जब झारखंड का पृथक होने के बाद बिहार में वर्तमान लोकसभा सदस्य की संख्या 40 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। जबकि जिस समय अविभाजित था, झारखंड से अलग नहीं हुआ था, यानी सन 2000 की बात कर लेते हैं या इसके पहले की बात कर लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बिहार से 54 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एडल्ट हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता इनमें से क्या था? तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर कई सारी टिप्पणियां लिखी थी। यही इन चारों में समानता थी। चारों के चारों जो थे वो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर टिप्पणी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किसके साथ? तो मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था की स्थापना ब्रिटेन में 1961 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 ईस्वी में ब्रिटेन में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकारों के मुद्दे पर बहुउद्देशीय प्रचार अभियान चलाकर शोध कार्य करके पूरे विश्व का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने एवं एक विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वे खास सरकारों, संस्थानों या व्यक्तियों पर दबाव बनाने की भी कोशिश करता है जो गलत काम करते हैं या गलत एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। इस संस्थान को 1977 ईस्वी में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था तथा 1978 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से भी इसे नवाजित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 1945 ईस्वी में नागासाकी यानी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1945 ईस्वी का दिन। हालांकि जापान में 2 दिन, एक 6 अगस्त और दूसरा इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया गया था बम। किस नाम से? लिटिल बॉय के नाम से हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय था। और इस बम से यूरेनियम 235 का प्रयोग, नाभिकीय बम यूरेनियम 235 का प्रयोग इसमें किया गया था। जबकि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी शहर पर अमेरिका के द्वारा फैट मैन नामक परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें प्लूटोनियम 239 का विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो आपका अब क्वेश्चन है नागासाकी पर, तो नागासाकी पर प्लूटोनियम विस्फोटक का प्रयोग किया गया था और कितने समस्थानिक? तो 239 समस्थानिक का प्रयोग किया गया था नागासाकी पर, जबकि हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागासाकी पर जो गिराया गया था, ध्यान दीजिएगा, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, नागासाकी पर फैट मैन। भारत में प्रति व्यक्ति बम का क्षेत्र, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो सही आंसर 0.08 है प्रति हेक्टेयर। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता जो है वो 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.64 हेक्टेयर है, यानी 0.64 हेक्टेयर जो है वो वैश्विक स्तर पर है, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति वन उपलब्धता 0.08 हेक्टेयर है। ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन होना पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? तो वो डिगबोई असम में भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम तेल उत्पादक है। अब ध्यान दीजिएगा, असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। डिगबोई में तेल क्षेत्र तथा नरकटिया में रिफाइनरी है। डिगबोई जो असम है वहां पर तेल क्षेत्र है और इसका रिफाइनरी जो है वो नरकटिया में स्थित है। भारत में पेट्रोलियम उद्योग 1889 ईस्वी में शुरू हुआ, जब देश में पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग 1960 ईस्वी के दशक में असम और महाराष्ट्र मुंबई हाई फील्ड में गैस क्षेत्र की खोज के साथ शुरू हुआ था। तो पेट्रोलियम गैस 1960 ईस्वी में, लेकिन पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 1889 ईस्वी में जब असम के डिगबोई में इसकी खोज की गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है? तो शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्म दिवस से पहले, क्लियर? अच्छा 5वें नहीं होगा, शिशु मृत्यु दर जो होता है वो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन, यानी 1 वर्ष, पहले जन्मदिन का मतलब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष से पहले मरने वाले बच्चे की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। क्लियर? शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौत की संख्या होती है। किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दर 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या, जिसे वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित करके 1000 से गुना कर दिया जाता है, तब शिशु मृत्यु दर निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहली बार 1921 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 1921 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा उठाया गया था। क्लियर? जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जिन्होंने सबसे पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में 1921 ईस्वी में रखा था मौलाना हसरत मोहानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय नदी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित, नागार्जुन सागर नदी परियोजना बहुउद्देशीय नदी परियोजना कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, भारत के तेलंगाना राज्य में। क्लियर? यह प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और इसका नामकरण जो है, नागार्जुन जो नामकरण है वो बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर की गई है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना जो है वो 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 ईस्वी में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है
और इसका निर्माण 1966 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1955 ईस्वी में नींव रखी गई और 1966 ईस्वी में यह पूरा हुआ था। 4 अगस्त 1967 ईस्वी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में, अब दोनों नहर का मतलब क्या, कौन कौन इसका दो नहर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पर ध्यान दीजिएगा तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ किया गया था? 10 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा किया था। भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया है। इसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ईस्वी का स्थान ग्रहण किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति पॉलिसी 10 अक्टूबर 2014 को लाया गया है। क्लियर। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया है। और यह जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया है वो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 ईस्वी का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? छठ पूजा बिहार का अद्वितीय त्योहार के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, ताकि वे पृथ्वी पर जीवन की सर्वश्रेष्ठताओं के लिए उन्हें धन्यवाद दें। प्रसिद्ध छठ पूजा के दौरान देवी की पूजा की जाती है, जिसे छठी मैया सूर्य देव की पत्नी उषा के नाम से किया जाता है, इसके रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना हो सकता है? तो 5 से 6 लीटर जो होता है पुरुष में रक्त की मात्रा पाई जाती है। और ध्यान रखिएगा पुरुष की तुलना में महिलाओं में पुरुष से ½ लीटर रक्त जो होता है वो कम पाया जाता है महिलाओं में। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जो कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यानी एक मनुष्य का वेट जितना होता है उसका 7% भाग जो होता है उसका रक्त होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध जो है वो बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु इसे लाया गया था 1993 ईस्वी में। क्लियर। और यह आर.एन. मल्होत्रा जो थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उस समय 1993 ईस्वी में। उन्हीं के द्वारा बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु आर.एन. मल्होत्रा समिति लाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित हुआ था? कई ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ था। तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन ने निम्नलिखित एक्ट लगाए थे। कौन कौन भाई? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट जो कि 1835 ईस्वी में आया। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 ईस्वी में आया। यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में आया। न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908 ईस्वी में आया। ये सभी एक्ट जो थे वे भारत के मीडिया को नियंत्रित करने के लिए लाए गए अंग्रेजों के द्वारा एक्ट थे। तो 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने ही सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। साथ ही इन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। पहले तक यह माना जाता था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, लेकिन इन्होंने बताया कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र नहीं है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। क्लियर। गैलीलियो ने कोपरनिकस के इस सिद्धांत का भी समर्थन किया था। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने जो कि ग्रहों की गति के संबंध में नियम दिया था। गणितीय सहायता से इन्होंने बताया कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से घूमती है। कोपरनिकस ने बताया कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी में से पृथ्वी भी है, लेकिन किस प्रकार से घूमती है ये केपलर ने बताया था। इन्होंने कहा ग्रहों के गति के संबंध में नियम दिया, कहा
कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूरी पर मौजूद होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना कम दूरी पर मौजूद होगा उसका परिक्रमण काल जो होगा वो सबसे कम होगा। क्लियर है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम का प्रतिपादन किया, जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस या वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे के रूप में मनाया जाता है। सॉरी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस तथा विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 10 नवंबर को विश्व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 24 अक्टूबर ऑप्शन नंबर बी में संयुक्त राष्ट्र दिवस तथा विश्व विकास सूचना दिवस दोनों मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक दिवस तथा विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस या वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब, जो कि वर्तमान समय में पटना सिटी के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने को सच्चा पादशाह कहा तथा सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी तथा सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा था। इन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिणत कर दिया था, और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही किया गया था तथा इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित था आदि ग्रंथ, तो आदि ग्रंथ को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का काम गुरु गोविंद सिंह ने दिया ने। क्वेश्चन पूछेगा, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। लेकिन इसको आधुनिक स्वरूप किसने प्रोवाइड किया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, 10वें गुरु ने। गुरु गोविंद सिंह जी का निवास स्थान आनंदपुर साहिब एवं उनका कार्यस्थली पावती था। इनकी हत्या 1708 ईस्वी में गुल खां नामक पठान ने नांदेड़ में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? जाहिर सी बात है कार्बन जो है वो सभी कार्बनिक यौगिक में निश्चित तौर पर पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन होता है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का गठन जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 का प्रयोग करते हुए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखेंगे, सॉरी हमने वित्त मंत्रालय बोल दिया। वित्त आयोग का गठन 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि सरकारी व्यय का नियंत्रण को वित्त मंत्रालय नियंत्रित करता है। क्लियर, वित्त मंत्रालय नियंत्रित करता है। सरकारी व्यय का नियंत्रण प्राधिकरण जो होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित 5 विभाग होते हैं: आर्थिक कार्य, व्यय, राजस्व, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग। और इन्हीं 5 जो विभाग होते हैं उसी के द्वारा सरकारी व्यय को नियंत्रण करता है वित्त मंत्रालय। क्लियर, इसमें व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाइल जो कि यूरोप में है, अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका में है, और अरावली पर्वत जो कि भारत में है। और ये तीनों के तीनों जो उदाहरण है वो पुरानी या बलित, प्राचीन बलित या प्राचीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है। यूरोप का पेनाइल, अमेरिका का अपलेशियन तथा भारत का अरावली पर्वत जो है वो प्राचीन बलित या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। वर्तमान समय में यह घर्षण पर्वत का रूप ले लिया। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि अपलेशियन पर्वत इसमें से कौन सा पर्वत का रूप ले लिया? तो घर्षण पर्वत का रूप ले लिया। आप ध्यान देंगे, पेनाइल पर्वत, अपलेशियन पर्वत, अरावली पर्वत जो है ये सभी घर्षण पर्वत का रूप ले लिया है धीरे धीरे। प्राचीन बलित पर्वत का ये सभी उदाहरण है, या प्राचीन मोरदार पर्वत का ये उदाहरण है। प्राचीन बलित पर्वत का निर्माण जो है वो क्लेडोनियन युग में या पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? इसमें से झील, 4 झील है, अनुपम झील, सांबर झील, सुखना झील और कामा झील। तो अनुपम झील जो है वह बिहार के भभुआ जिले में स्थित है, बिहार के कैमूर जिले में स्थित है।
अनुपम झील। सांभर झील की बात करें तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील, जो भारत का सबसे अधिक लवणता वाला झील है। सांभर झील राजस्थान में। इस झील को बोलसन झील के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्र में जलीय अपरदन के फलस्वरूप होता है। कामा झील की बात करें तो यह रूस में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है और यह मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या मूर्ति देवी पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी से प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार राशि के तहत 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की एक प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। जमनालाल बजाज पुरस्कार की बात करें तो यह एक भारतीय पुरस्कार है जो गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी और प्रतिवर्ष 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चारों के बारे में हमने बताया, गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामुदायिक विकास सेवा, सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। क्लियर। टैगोर पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, जबकि मूर्ति देवी पुरस्कार यह भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान होता है, जिसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त जो था कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और इसका शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहा था। यह गुप्त वंशीय शासक था और इसके समय में ही हुनों का आक्रमण हो गया था और इन्होंने हुनों से युद्ध करते हुए हुनों को खदेड़ भगाया था। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का, पर्णदत्त यहां पे ध्यान रखेंगे, पर्णदत्त है, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो टाइफाइड और कॉलरा जो होते हैं वो संक्रामक रोगों का उदाहरण के रूप में देखा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड तथा कॉलरा एक संक्रामक रोग के विशिष्ट उदाहरण होते हैं। टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है वो दोनों ही रोग, टाइफाइड और कॉलरा दोनों बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा हो जाता है और हैजा इसी को कॉलरा भी, हैजा या इसी को कॉलरा भी कहा जाता है, यह भी जीवाणु के द्वारा होता है जो विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है। और ध्यान रखेंगे ये दोनों ही रोग मनुष्य के आंत को प्रभावित कर देता है। क्लियर। और यह बैक्टीरिया प्रदूषित जल के द्वारा व्यक्ति के अंदर पहुंच जाता है। क्लियर। दोनों ही रोग से प्रभावित अंग जो होता है वो आंत होता है, हमने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया? ध्यान रखेंगे 31 मार्च 1997 ईस्वी को तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली जो था वो भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए था, इसको पूरी तरीका से समाप्त कर दिया 31 मार्च 1997 ईस्वी को। केंद्र सरकार की ओर से सभी ट्रेजरी बिल तदर्थ या साधारण आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं। 12 जुलाई 1965 ईस्वी तक वे साप्ताहिक नीलामी में ऋण दाता द्वारा बेचे जाते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो भारत निर्माण का कौन सा अंग इसमें से नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग धंधे जो है वो भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंग नहीं होता है, लेकिन भारत निर्माण का कौन कौन सा अंग होता है इसको आप ध्यान रखेंगे। जल आपूर्ति, आवास, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क, ग्रामीण टेलीफोन, ये सब भारत के निर्माण के प्रमुख अंग माने जाते हैं। क्लियर। लेकिन इसमें कृषि आधारित उद्योग जो भी आएगा वो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दारुल सफा जो था वो एक खैराती अस्पताल था फिरोज शाह तुगलक का। अब फिरोज शाह तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का शासक था, जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। अब ध्यान देंगे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफा जो था वो एक खैराती अस्पताल था और इसके अलावा इसके द्वारा दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक के अलावा और भी कई विभाग की स्थापना किया गया था, जिसमें दीवान ए बंदगान जो एक दास विभाग था,
दीवान ए खैरात जो एक दान विभाग था, तथा दीवान ए इश्तिहार वह एक पेंशन विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक को ध्यान रखेंगे, सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। कहां हुआ था प्रथम अधिवेशन, इसकी ओर ध्यान देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहली अधिवेशन हुआ था। और इसके संस्थापक महासचिव के रूप में या जनरल सेक्रेटरी के रूप में ए.ओ. ह्यूम, जो कि कांग्रेस के संस्थापक थे, ए.ओ. ह्यूम को संस्थापक महासचिव या जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। इन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहां हुआ? तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। इसके पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहां पर? होयसल स्मारक जो है वो पाया जाता है तो हेलेबिड और बेल्लूर, ये दोनों जगह होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ये दोनों ही कर्नाटक में है। गहरे रंग के पत्थर से बने होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1150 ईस्वी में होयसल राजा विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत तथा मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत हो या मांसपेशी हो, मसल्स हो, उसमें ऊर्जा जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और जब कभी भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी ग्लाइकोजन को लीवर यानी यकृत के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में तोड़ दिया जाता है और शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति कर दी जाती है। ग्लाइकोजन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज होता है। और अब जब कभी भी ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन जो होता है वो टूट जाता है और ग्लूकोज में बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति शरीर में कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। अब यह है क्या? वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट क्या है? तो मीथेन उत्सर्जन कम करने के लाभ और लागत रिपोर्ट जलवायु और स्वच्छ वायु संघ तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दो संस्था, एक याद रखेंगे, लाभ और लागत रिपोर्ट जो है वो जलवायु और स्वस्थ वायु संघ के द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के तहत सुझाव दिया जाता है कि विश्व को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे स्वरूप से बचने के लिए मीथेन उत्सर्जन में अत्यधिक कटौती करने की आवश्यकता है। यानी मीथेन को उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा तथा जलवायु और स्वच्छ वायु संघ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? कथन पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है, इसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय भी है और इसमें अपील भी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल ही सही है। कोर्ट मार्शल का ये केस नहीं लड़ता है क्योंकि कोर्ट मार्शल जो होता है वो सेना के लिए होता है, वो अलग से उसका अपना न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल गलत है। कोर्ट मार्शल की सुनवाई तो करता ही नहीं है। क्लियर। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को ... भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जंक ईमेल को? तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। समझेंगे स्पैम क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग है। कभी कभी इसे और भी अधिक सामान्यतः किसी भी अवांछित ईमेल के रूप में भी परिभाषित किया, अवांछित ईमेल के रूप में इसे कभी कभी जाना जाता है। क्लियर। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होता है या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग होता है। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्पूफिंग, स्पूफ दिया हुआ। तो ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? इसे ही जाली ईमेल कहा जाता है।
यह एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग कर स्पैम और फिशिंग हमलों में उपयोगकर्ता को यह सोचने के लिए किया जाता है कि संदेश किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से आया है जिसे वे जानते हैं या भरोसा कर सकते हैं। फिर है स्पूल। तो मेल स्पूल, एक्चुअली में यह मेल स्पूल होता है। तो यह ऐसे ईमेल दिखाता है जो वितरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या जिन्होंने कोई त्रुटि लौटाई हो, उसे ही मेल स्पूल कहा जाता है। स्नीफर स्क्रिप्ट क्या है? तो इसका प्रयोग एक नेटवर्क पर आधारित होने वाले डेटा का कैप्चर करने के लिए वैध या अवैध रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियम और विनियमन जिनका प्रोग्राम लिखते समय पालन नहीं किया जाता है, किस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न कर सकते हैं? तो किस प्रकार की यह त्रुटि उत्पन्न करेंगे? सिंटैक्स त्रुटि। कोई भी विशेष प्रोग्राम लैंग्वेजल के नियम और विनियमन जिनका प्रोग्राम लिखते समय पालन नहीं किया जाता है, वो सिंटैक्स त्रुटि के नाम से उसे जाना जाता है। अब यह सिंटैक्स त्रुटि क्या है? तो तब प्राप्त होती है यह सिंटैक्स त्रुटि जब किसी कंप्यूटर भाषा में लिखे जाने वाले वर्णों या जोकड़ की एक श्रृंखला को सिंटैक्स गलत होता है। संकलित भाषाओं में कंपाइल के समय पर सिंटैक्स की समस्याएं ध्यान में आती हैं, अतः प्रोग्राम को संकलित करने से पहले सभी सिंटैक्स समस्याओं को संशोधित किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। सिमेंटिक त्रुटि क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। एक प्रोग्राम की खामियां है ये। सिमेंटिक त्रुटि एक प्रोग्राम की खामी है जो बिना त्रुटि चेतावनियों के चलती है, लेकिन यह संपादन नहीं करती जो इसे निष्पादन करना चाहिए। जो इसे निष्पादन करना चाहिए उसका संपादन ही यह नहीं करती, इसे ही सिमेंटिक त्रुटि कहा जाता है। अब IO त्रुटि क्या है? तो यह त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब विंडोज किसी ड्राइव या डिस्क तक पहुंचने का प्रयास करते समय इनपुट या आउटपुट क्रिया जैसे कि डेटा पढ़ना या कॉपी करने में सक्षम नहीं होता है, ना तो इनपुट कर पाता है नहीं आउटपुट कर पाता है। तो ऐसे स्थिति में इसे IO इनपुट आउटपुट त्रुटि कहा जाता है। क्लियर? इंपोर्ट त्रुटि क्या है? तो इस त्रुटि का पता तब चलता है जब पाइथन को एक सफल मॉड्यूल इंपोर्ट में समस्या होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में। अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु का नामकरण की बात करें तो 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग नामक विद्वान के द्वारा जीवाणु का नामकरण किया गया था, जिसका नाम बैक्टीरिया रखा गया। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में है, या कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसे SC कहा जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट जो है, इसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 4,13,57,608 अनुसूचित जाति है। इस मामले में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। लेकिन अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रतिशतता के मामले में सबसे ज्यादा पंजाब में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, जहां 31.9% आबादी जो है वो अनुसूचित जाति का है। हिमाचल प्रदेश में 25.2% है। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर 23.5% है। उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर 20.7% और पांचवें स्थान पर हरियाणा है, जहां 20.2% अनुसूचित जाति है। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ध्यान रखेंगे, दोनों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है? तो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। सिद्दीपेट के गुरु गुप्पल्ली में एक गेटेड विला समुदाय चरविथा मीडोज के भीतर स्थित 3D मुद्रित या 3D प्रिंटेड मंदिर शहर स्थित अफसूजा इंफ्राटेक के द्वारा 38,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यह 3 भाग संरचना में बनाया जा रहा है। मतलब यह हुआ कि 3D प्रिंटेड मंदिर जो है यह अफसूजा इंफ्राटेक के द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है और ये 3 भाग में इसका संरचना होगा। संरचना के भीतर 3 अभयारण्य या गर्भ
स्थल होगा। पहला गर्भस्थल भगवान गणेश को समर्पित मोदक का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा गर्भस्थल एक शिवालय भगवान शंकर को समर्पित एक वर्गाकार निवास तथा तीसरा गर्भ जो है वो देवी पार्वती के लिए वो कमल के आकार का घर है। अब सुजा इंफ्राटेक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंपली फोर्स क्रिएशंस के साथ करार किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जून को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन में है कोलकाता, असम, ओडिशा या गोवा। तो 3 जून को 2023 को जो हरी झंडी वंदे भारत एक्सप्रेस को जो हरी झंडी दिखाई है वो है गोवा में। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को मंडगांव रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और गोवा के मंडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। यह देश की पहली नहीं बल्कि देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी EMU ट्रेन है। यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पेरम्बूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसे 18 महीने की अवधि में डिजाइन और निर्मित किया है। संभवतः इसी कारण से इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया है, क्योंकि 18 महीने में तैयार किया गया है। ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। पहला वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इस सेवा का नाम 27 जनवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का ताज पहना है? तो वो है देव शाह। अब ये समझेंगे कि स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग चैंपियन क्या होता है। तो भारतीय अमेरिकी 8वें ग्रैंडर देव शाह को 2023 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का ताज पहनाया गया है। SNSB रीजन 1B का प्रतिनिधित्व करने वाले लार्गो फ्लोरिडा के एक 14 वर्षीय स्पेलर, मतलब स्पेलिंग लिखने वाला अंग्रेजी में, देव शाह ने बी जीतने के लिए सोमोफिल शब्द की, सोमोफिल को सही लिखा था इन्होंने, जिसका स्पेलिंग होता है TSOMMOPHILE। सोमोफिल शब्द को सही स्पेलिंग लिखी थी, इसके लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। देव शाह ने 95वीं राष्ट्रीय मधुमक्खी और $50,000 का पुरस्कार जीतने के लिए शब्द का सही वर्तनी लिखा है। यह प्रतियोगिता अमेरिका भर के बच्चों के लिए 1925 ईस्वी से अभी तक होते आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने के लिए 5 योजना की घोषणा किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक सही आंसर है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की है। कर्नाटक में भी कांग्रेस का सरकार बना है, तो उस समय कांग्रेस ने चुनावी घोषणा किया था, 5 चुनावी घोषणा किया था। कौन कौन, जरा ध्यान दीजिएगा। गृह ज्योति, क्लियर, पहले समझिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कर्नाटक कैबिनेट ने 2 जून 2023 को बैठक के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में गारंटी के रूप में वादा की गई 5 कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। अब ये 5 कल्याणकारी योजना कौन कौन सी थी कांग्रेस का चुनावी घोषणा? गृह ज्योति योजना, पहला गृह ज्योति, जिसमें से हर घर प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना थी। दूसरा है गृह लक्ष्मी योजना, परिवार की प्रत्येक महिला कर्ता को हर माह 2000 रुपए प्रदान करने की योजना थी। तीसरा है अन्ना शक्ति योजना, सभी बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल प्रदान करने की योजना। चौथा है शक्ति योजना, जिसमें सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना थी। और 5वीं जो चुनावी घोषणा थी कांग्रेस की, वो युवा निधि योजना। 2022 से 23 में स्नातक करने वाले बेरोजगार युवाओं को पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के लिए स्नातक के लिए 3000 रुपए तथा डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपए बेरोजगारी सहायता प्रदान करने की योजना थी। अब यही 5 योजना जो थी वो चुनावी घोषणा कांग्रेस की थी, जिसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कर्नाटक कैबिनेट ने 2 जून 2023 को इसका गठन किया और इसे लागू किया है, मंजूर किया है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज कैसा रहा आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पीडीएफ जरूर अवेलेबल करवा लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में अगर कोई कठिनाई आपको होती है तो हमें आप कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में ही हम टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बिना सोल्यूशन किया हुआ पीडीएफ वहां ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, क्योंकि बिहार एसएससी मेंस का एग्जाम भी बहुत ही जल्द होगा। इसके अलावा जो भी सिविल कोर्ट है, आपका मद्य निषेध सिपाही है, वो भी एग्जाम होने वाला, तो आप इसको जोर शोर से तैयारी में लगे हुए रहिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।